मुझे ये समझना था कि जैसे जब कोई भी दो लोगों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपको बहुत ज्यादा पूजने लगता है एकदम से, और कभी ऐसा होता है कि somebody would like really insult you out of nowhere. तो how much is your role in that? मतलब ऐसे, मतलब मैं ऐसे समझना चाह रही हूँ कि जैसे अगर सभी कृष्ण है, तो अ, अगर कोई मुझे बहुत बुरा भला कह रहा है तो मैं उसको भी कृष्ण देख सकती हूँ, बट what is in it me that needs to be resolved that other person is behaving like that? जैसे बेसिकली everybody is a mirror, right? कोई भी जो हमारे साथ जो कर रहा है वो हम हमें ही कुछ दिखाना चाह रहा है, कुछ हमें है सीखने के लिए उसमें से। तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट? तो बाहर जो कुछ भी आपके साथ व्यवहार में आता है, जो भी आपके साथ कुछ भी करता है, वो बेसिकली हम कहते हैं कि वो आपको मिरर कर रहा है, आपका रिफ्लेक्शन है। हु यू आर, इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट। Why do we say so is not because that person is who you are, but वो बिहेवियर आपके लिए कैसा है। आप उससे हर्ट हुए, आप उससे खुश हुए, आप उससे दुखी हुए, आप उससे बिल्कुल उछल गए, एक्साइटेड हुए, आप में कौन सा भाव जगा। दैट्स हाउ मिररिंग इज हैपनिंग। सो इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल सरकास्टिक टू मी, और मेरे भीतर क्रोध उठा या चिढ़ उठी, तो ये दर्शा रहा है कि अभी बहुत भीतर क्रोध चिढ़ बाकी है, और ये क्रोध चिढ़ कब आया मेरे भीतर, ये मैंने कभी रिजॉल्व ही नहीं किया। तो फिर मुझे अपने भीतर झांकना पड़ेगा कि ये क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है मेरे पूरे सिस्टम में, मेरे पूरे तंत्र में। और जब मैं विचार करती हूँ, साधना करती हूँ, तो फिर आप कई बार अपने बचपन की तरफ जाएंगे, आप अपनी वृत्तियों के प्रति जाएंगे, और फिर जब ये आप बहुत करते हैं तो यू फाइंड आउट कि ओ माय गॉड, मैं तो कितना विक्टिम सा बिहेव कर रही हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन है जिसके कारण मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि अगर सरकाजम ही बुरा लगता तो हर व्यक्ति की सरकाजम बुरी लगनी चाहिए। प्रश्न यदि सरकाजम का है, कटाक्ष का है, तो हर व्यक्ति की कटाक्ष बुरी लगनी चाहिए ना। किंतु ये तो नहीं होता है। तो हमारे भीतर क्या है जो उस कटाक्ष को उस रूप में ले रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि हाउ सैड इट इज यार, इस व्यक्ति को बोलने का और कोई तरीका नहीं पता, उसके जीवन में पता नहीं कितने दुखित अनुभव रहे हैं, कष्टप्रद अनुभव रहे हैं, और ये व्यक्ति उन चीजों को हैंडल ही नहीं कर पाया है। हाउ सैड इज दैट। आप ये भी कह सकते हैं। सो देन देर विल बी कंपैशन इन यू। और आप ये भी कह सकते हैं कि छोड़ो ना यार, एक्सपेक्टेशन के गेम में तो सब फंसे रहते हैं, उनका भी एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो देन द सेम sarcasm is not moving you from within। आप जैसे रूटेड हैं वैसे ही हैं। तो अब आपका क्या रिफ्लेक्शन हुआ, आपके भीतर की करुणा रिफ्लेक्ट हो गई, आपके भीतर का कंपैशन रिफ्लेक्ट हो गया, आपके भीतर की आप जो दूसरों को कंसिडर करते हैं और आप व्यापक दृष्टि से देख सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो गया। सरकाजम तो नहीं रिफ्लेक्ट हुआ ना। तो यही होता है कि दूसरा मेरे लिए आईना होता है। वो मुझे ये बताता है कि मेरे भीतर अभी क्या क्या भरा हुआ है, मैंने किन चीजों को रिजॉल्व नहीं किया। I'll give you one very interesting example. Yesterday, so it has been raining a lot, and मेरे घर के पास में थर्सडे मार्केट लगता है। So me and my husband, we were just having a smaller discussion. He came from the market. He said कि मार्केट का प्लेस फिर से चेंज हो गया। So I generally said that क्या करेंगे, पिछले साल भी जब बारिश हुई थी तो ये लोग हमारे घर की तरफ चले आए थे, और हमारे यहाँ लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शनी भी उठाई, तो बारिश के ठीक पहले उठाई। बारिश खत्म होते ही उठाते तो फिर ये लोग वापस अपने जगह चले जाते हैं, पर इन्होंने किया नहीं। सो ही सेड नहीं, वो लोग आना शुरू किए थे कोविड के समय से।
So we had huge difference of opinion. In my memory, it is last trains. In his memory, it is 2 years ago, 3 years ago. And then I said, क्या फर्क पड़ता है वो 2 साल से कर रहे हो चाहे 1 साल से कर रहे हो ना, तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ ना मेरे जीवन में, हम बहस काहे को कर रहे हैं इस तरह? नहीं, ठीक है, you can be with your thought process, I can be with my thought process. How does it make a difference? Is it changing our quality of life in any way? No. So it was so easy to resolve it. But opinions ऐसे ही clash करते हैं ना, नहीं नहीं तुमको याद नहीं है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, मुझे ज्यादा याद है, ऐसे ओपिनियंस क्लैश करते हैं. So who you are within, you reflected. So this is what we say कि सामने वाला आपका रिफ्लेक्शन है. जब आप सेटल्ड होंगे तो आप बुद्ध के प्रति रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. कि कोई गिफ्ट भी लेके आता है तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, और यदि कोई गालियां भी देते हैं तो कहते हैं बुद्ध ठीक है, जैसे मैंने तुम्हारे गिफ्ट नहीं लिए, मैंने वैसे ही तुम्हारी गालियां भी नहीं ली. मैं तभी ठीक था, अभी ठीक हूं ना. उस समय मेरे भीतर कुछ आया कि अरे वाह, मुझे तो सब कितना मानते हैं, प्रणाम करते हैं, गिफ्ट ला के देते हैं. तो विधि तो ठीक है यार, उसका क्रोध है. So then you will, and that's how the reflection happens. That's why we say the moment you change, आपके भीतर कुछ परिवर्तित हुआ तो बाहर सब परिवर्तित हो जाता है. क्योंकि आपका जैसा भाव है ना, आप क्या, आपका जो पूरा रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल उसी से निकल करके आएगा. और जैसे हमारा जो बिलीफ होगा वो somebody will show it to us in some way, right? ताकि वो निकले और हम उसे देख सकें. आप देख सकेंगे कि नहीं ये पता नहीं, ये आप पर निर्भर करेगा, आप देखने के लिए तैयार कितने हैं. वो बिलीफ निकल के आएगा एज योर बिहेवियर. कुछ आपसे कहा गया जो कि आपकी मान्यताओं धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है, यदि आप वो है जो ये देख ले कि अच्छा दिस इज माई बिलीफ, इट इज देयर बिलीफ, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे. सो अनदर एग्जांपल, we were with my grandmaster, we were having this Reiki meet, and she had not been keeping so well. She has to take certain process every 6 months. तो उनका वेट उसमें काफी गिर जाता है, 3-4 किलो का, because then she is put on a very strict liquid kind of diet because her food pipe doesn't function well. तो वो challenges है. So somebody came after some time, हाँ रानी what has happened to you, इतनी पतली हो गई हो, this is, they burst out. That is what has happened to you. Your health has dropped so much. You have lost so much. And you know, when she was telling us, she said, they said this to me. And then I told to myself within, it's okay. It is their thought. And the moment you said, it is their thought, ठीक है, this makes a huge difference in your life. You will notice that not judging becomes so easy. Being non-judgmental becomes very easy. To be able to see your belief and others' belief becomes very easy. And hence to stay rooted and grounded all the time becomes very easy. And अगर let's say in some situation if it doesn't affect you, and let's say वैसे मेरे केस में ऐसा हुआ, somebody just was very very rude to me, मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. तो मुझे ये तो समझ आया कि बिकॉज इट इज अफेक्टिंग मी, इट इज मेकिंग मी सैड समवेयर, कि ऐसा नहीं, दिस पर्सन कुड हैव बीन पोलाइट और काइंड टू मी. तो मुझे बुरा लग रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ, आई नीड टू बी मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्सन, या फिर आई एम स्टिल नॉट बीइंग इक्वानिमस हियर. क्योंकि मुझे वो कहीं ना So, कहीं हिला रहा है अंदर से. so you have an expectation from the person that they should not be hurtful to you. They can't use that language. They can't use that tone. There is this expectation. And that expectation is not being fulfilled. And so you're feeling hurt. So go to it
go inside to see why are you expecting? Why is that person in any way has an obligation to fulfill your expectation? There is no obligation. He is free not to fulfill your expectation, and so you are as well. So are you. तो थोड़ा सा जाना पड़ता है, तो बहुत आसान हो जाता है दूसरों के की बातों को। ठीक है यार, I was talking to somebody today only, and that lady was telling me about her experience with her in-laws and all that. And I said, see, इसको ऐसे देखो ना कि उनके जीवन में वो किस दर्द में अभी तक अटके हुए हैं कि वो आपको दर्द देने से भी नहीं चूक रहे। How sad is that? They are burning themselves in that pain day in and day out. वो दिन रात खुद को उसमें जलाते हैं, वो ही उनके भीतर भरा हुआ है। That is what they have become. And hence, when it comes to behavior, that is what they ooze out. वही निकलता है। It happens. जब अभी a few days ago something has happened and I feel so resolved. And I feel जब ये मेरे साथ हो सकता है तो ये हर किसी के साथ हो सकता है। It's possible for each one of us. It's just that किसी की जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, किसी की जर्नी थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ये सबके साथ बहुत संभव है कि आपको दूसरों की बातें बिल्कुल परेशान ना करें, बिल्कुल बुरी ना लगे। आप ये ही ना पूछे कि तुमने ये कहा ही क्यों। Now that doesn't mean that you take doormat treatment, you take disrespect. That doesn't mean that. You can very clearly say, look, ना तो मैं इस भाषा में बात करती हूँ, ना मुझे ये भाषा में कुछ सुनना पसंद है। अगर आप मुझसे रेस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं, वेल एंड गुड, एल्स यू हैव योर ओन वे, आई हैव माय ओन वे। जहां पे इग्नोर करने की जरूरत है वहां आप इग्नोर करेंगे। इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, जो बिल्कुल आपके एकदम करीब है, जिनके साथ आपका 24 घंटे का उठना बैठना है, वहां पे sometime you will ignore, sometime you will show them that this is not done. Don't try to be like that with me. But in no way will it penetrate you. किसी भी तरह से ये आपके भीतर नहीं जाएगा। हमको एब्जॉर्ब करने की इतनी आदत है ना, हमारी पूरी कंडीशनिंग ही वैसे होती है। एब्जॉर्ब ना करे तो कंडीशनिंग कैसे हो जाएगी। एकदम स्पॉन्ज की तरह हम सब चीज को सोखते जाते हैं, सोखते जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि फला ने मेरे साथ ये कर दिया, ढिका ने मेरे साथ वो कर दिया। अरे भाई, उसने जो किया वो तुम्हारे साथ किया, ये कहाँ से आ गया? And if somebody has cheated on you in some business, in some relationship, अपनी बुद्धि को खत्म क्यों कर देते हो that you can't even see what people are doing? इतने अंधे मत रहो। और अगर पता चल गया कि this is how these people have behaved with you, part your ways ना। हम तो चीटेड होने के बाद भी चिपके रहते हैं अपने डर और एक्सपेक्टेशन के कारण। अगर I saw in one of the training organizations, उन्होंने पोस्टर लगा के रखा था, जहां रहो वहां खुश रहो, नहीं तो वहां रहो जहां खुश रहो। You either choose, मैं यहाँ खुश नहीं हूं, मैं जहां खुश हूं मैं वहां जा रहा हूं। And if you can't do that, then you better be happy where you are. इसको कहते हैं ना हम हमारी भाषा में सेकेंडरी बेनिफिट्स। हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक प्रयोजन होता है। We have a reason for doing whatever we do. अगर मैं किसी की बात सुन रही हूं तो मेरे पास मेरा रीजन है। आई एम either afraid or I want to please them, या मेरा कुछ उल्लू सीधा होना है। विदाउट दैट रीजन आई विल नॉट डू इट। रीजन नहीं होता है तो बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं। तो भले ये रीजन हो, फॉर एग्जाम्पल let's assume that the parent is nasty towards the child, an adult child, और वो adult child सब कुछ सुन रहा है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसको समाज में अपना ऐसा छवि नहीं बनाना कि भाई ये तो अपने माँ बाप से लड़ चुका है। उसको उस छवि से प्यार है, उस इमेज से प्यार। ये भी कारण हो सकता है। बट देर इज सम सेकेंडरी बेनिफिट फॉर श्योर।
अहंकार इतनी सीधी बात नहीं होती है, नहीं तो माया को क्या झंझट था, निकल ही जाती। एंड इफ यू हैव चेक्ड योर सेकेंडरी बेनिफिट, यू विल से इट्स ओके, आई नो आई एम हियर, इट्स फाइन। इसी को कहते हैं ना कि हमारी जो संस्कृति है, जो कहते हैं छलनी कहे सूप से तुझ में छेद है, तो अपना छेद देख लो, समझ में आ जाएगी कहानी। या आप इसके लिए ही हैं कि यार दिस पर्सन इज वेरी फ्रेजाइल, बहुत सेंसिटिव है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा। तो ये मेरी अपनी इच्छा है ना, ये तो मेरा ये है कि मैं उस पर्सन की रक्षा करूं, मैं अपने आप को महान बना रही हूँ। वेयर इज दैट पर्सन देयर? सो वी ऑलवेज हैव सेकेंडरी बेनिफिट्स, दैट्स हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स। इसी को कहते हैं कबीर की, हमने स्कूल में पढ़ा था ना जब हम छोटे थे, तो कबीर के कुछ दोहे तो हमने पढ़े ही थे। बिन पानी निर्मल बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसको बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि भाई निंदक को अपने घर में रख लो और उसकी इतनी खातिरदारी करो कि उसका मन आपके लिए परिवर्तित हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसके बिल्कुल निकट रहो। क्यों रहो? क्योंकि अपने आप को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, अपने दृष्टा हो जाते हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हैं, अपने व्यवहार को देखते हैं, तो आपको दिखने लगता है कि उस व्यक्ति के निंदा करने से आप पर कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं। और फिर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उस व्यक्ति की निंदा का प्रभाव पड़ना आपके ऊपर खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने निंदा करनी छोड़ दी, लेकिन क्योंकि निंदा का प्रभाव आपके ऊपर अब नहीं पड़ रहा है, तो आप तो निर्मल हो गए ना। इसीलिए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, इस प्रकार वो निर्मल करता है। तो वो अब भले निंदा करता रहे, किंतु मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सो दिस इज हाउ यू आर रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग आउटसाइड। एंड देन व्हेन दिस हैपेंस ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी, आपकी अपनी ऊर्जा में पूरा रूपांतरण हुआ है। अब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे जो कि आपकी निंदा करेंगे, जो आपके साथ सरकास्टिक होंगे। कई बार तो आप देखेंगे कि कई लोग जो शायद आपकी सदा से निंदा कर रहे थे, सरकास्टिक हो रहे थे, आपके ऊपर क्रोधित होते थे, उनका ही व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। अब वो इतना गुस्सा नहीं करते, सरकाजम नहीं मारते, एंड ऑल दैट। ये भी होता है। तो ऊर्जा के तल पे जब आप में फर्क आया, आपका पूरा ऑरा और एक लेयर में परिवर्तन आया, so now you are attracting different kind of people and hence different experiences. Yeah, it goes both ways. पर हमारे हाथ में हमेशा हम होते हैं। We can't do anything with others, we can do everything with ourselves. I meant like even people if जिनके लिए हमारे मन में भी कुछ होता है ना, वो भी क्लियर हो जाता है if you keep हाँ, working. see the entire healing processes like Ho'oponopono, ये सब Yeah. इसी पर बेस्ड है ना, या the process of gratitude। जब आप when you get into the mode of thanking, this is what happens na, because you are in that mode the other person starts changing, there is an energy contract। ये सब तो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो ये होता है, लेकिन मजेदार बात ये है कि लोग ये प्रैक्टिस करते हैं दूसरों में परिवर्तन लाने के लिए। नहीं, आप स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। यू फॉरगिव अदर्स, यू थैंक अदर्स फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। इसीलिए आप अकेले बैठ के कमरे में भी थैंकफुल हो सकते हैं, भले सामने कोई हो या ना हो, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट अदर्स, इट इज अबाउट यू। You can be forgiving to others even when they are not there.
मुझसे मिला था कभी कोई और मुझे अचानक से लगा कि अरे यार ये तो मैंने गड़बड़ किया था। आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई फॉरगिव you for taking that behavior of mine and I forgive myself for behaving like that. Please forgive me. खत्म. So that happens, that works. Yes. जब आप इनिशियल हीलिंग वगैरह करते हैं देन यू वर्क दीज वेज, बट व्हेन यू गेट इनटू द वेदांतिक विजडम, जब आप साधना में आते हैं then you are constantly looking at yourself as a drashta. Then you are looking at your aham bhav. तब आप अपने अहंकार के ऊपर नजर रखते हैं और उसी को आप डिसॉल्व करते हैं, उसका विगलन करते हैं प्रति क्षण प्रति पल। वही लक्ष्य होता है। zen कहता है when you can nail when there is a wall. Actually it says you cannot nail without a wall. तो जब कील ठुक रही है आपके भीतर, किसी की बात की कील, किसी के व्यवहार की कील, किसी के कटाक्ष की कील, किसी के क्रोध की कील, किसी के इग्नोर करने की कील, तो इसका मतलब कोई दीवार है ना जिसमें वो सब कील ठुक रही है। वो दीवार ही अहंकार कहलाता है। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो ये जानिए कि आप में अभी कितना अहंकार भरा हुआ है। आपको यदि क्रोध आ रहा है तो जानिए कि आप में कितना अहंकार भरा हुआ है और अपने अहम भाव पर काम कीजिए। तो जैसे जैसे अहंकार का भाव घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, आपको बुरा लगना बंद होता जाएगा, सामने वाला जो भी करे। तो आप जिस भी दिशा से पकड़ेंगे इसको, अंततः इट इज अबाउट डिसॉल्विंग योर ईगो, इवन द विक्टिम ये तो ईगो। हाय मेरे साथ। या, ये तो समझ आता है मतलब, लेकिन अभी ऐसे लगने लगा है कि इट्स अ वेरी, मतलब समझ जैसे ही कुछ बुरा लगता है ये पता चलता है कि ईगो है इसीलिए हर्ट हुआ। मतलब हर्ट किसको होगा, ईगो को ही होगा, सेल्फ को तो हो नहीं सकता। बट ऐसा करेक्ट। भी होता है कि इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, टू जस्ट वॉच एंड ईगो डिसोल्यूशन इज नॉट इजी, ऐसा लग रहा है। यू हैव टू, इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच इज गेटिंग हर्ट। नहीं तो दृष्टा भाव कहाँ से आया? आपने देख लिया कि ये इस अहंकार भाव को बुरा लगा, अब उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कीजिए ना। आपने उस अहंकार भाव को, स्वयं को क्यों मान लिया है कि मैं वो अहंकार भाव हूं? आप ये देखिए कि अच्छा इस अहंकार भाव को लगा, बेटा अहंकार रहेगा तो लगेगा ना, इतनी उम्मीदें बांध रखी हैं। ओके, रिलीज, तो वो रिलीज। माइंड बार बार जाता है, जैसे यू कम बैक इट्स फाइन, देन थोड़े टाइम बाद इट विल गो बैक टू द स्टोरीज, देन यू कम बैक, देन ऐसे होता बंदर को लत लगी हुई है गुलाटी मारने की, एक बार में चाहते हो कि सीधा हो जाए, जब जब मदारी सामने आएगा वो सीधा हो जाएगा, जैसे ही मदारी ओझल होगा फिर वो गुलाटियां मारेगा। तो बंदर की ट्रेनिंग चालू है ना। जब वो बंदर पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा वो गुलाटी मारना बंद कर देगा, अपना बंदरता वो छोड़ देगा, बंदरत्व को छोड़ देगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो, उस बंदर के प्रति कंपैशन रखो, उसको तो मिली है वृत्ति कूदने की, वो करे ही क्या बेचारा, उसे किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा बैठा भी जाता है, शांत भी रहना कुछ होता है, उसे इसका स्वाद ही नहीं पता। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम चाहते हैं कि भाई हमने एक बार देख लिया, हो गया, समझ में आ गया, बस अब ठीक हो जाना चाहिए। वृत्ति इतनी जल्दी ठीक हो जाती काश। लोग इतने सारे सेशंस कर करके भगवत गीता का पाठ कर करके वहीं के वहीं हैं। और बढ़ गया, मैं तो भगवत गीता पाठी हूँ। इसलिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए। द नेम ऑफ द गेम इज पेशेंस। है। एंड आई फील इसमें ऐसे लेवल भी लगता है मुझे कि जैसे पहले बाहर वालों का बुरा लगता था वो बंद हो गया, फिर थोड़ा सा जो क्लोज है उनका भी, अब जो एकदम क्लोज है उनसे तो उम्मीद अभी भी लगी हुई है। तो इट्स लाइक लेवल अप होता जाता है गेम। चेक योर सेकेंडरी बेनिफिट्स, जैसे सेकेंडरी बेनिफिट्स जाएगा बुरा लगना पूरा बंद हो जाएगा। आपको उनके होने से क्या बेनिफिट है? यू एदर फील,
चाहे वो एक सुरक्षा का भाव ही क्यों ना, आई फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब हमको तो ये सिखा दिया गया है कि ह्यूमन नीड इज द नीड टू बिलोंगिंगनेस। यस, ह्यूमन नीड इज द नीड टू बिलोंगिंगनेस, बट बिलोंगिंगनेस टू whom? To some other person who himself is craving for belongingness. Belongingness to the source. स्रोत के साथ बिलोंगिंगनेस की क्रेविंग होती है हम, और हम उसको इंटरप्रेट करते हैं पार्टनर के साथ बिलोंगिंगनेस की, पेरेंट्स के साथ, मित्रों के साथ। अरे वो खुद ही क्रेव कर रहे हैं बिलोंगिंगनेस, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है और एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख दे रहा है। हमारी ये इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन ही डिजास्टर्स है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दे क्या देगा। ये बात ऋचा जी आपने बहुत अच्छी बोली। जिस बंदे से आप बिलोंगिंगनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो खुद ही चाहता है तो आपको क्या देगा। लेकिन ऑनेस्टली साइकोलॉजी में कुछ टेस्ट है ऐसे ही ना, वो बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, और जबकि ये पता ही नहीं चलता कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको चाहिए लेकिन आप स्रोत से मांगे हो या वो बिलोंगिंग आपको चाहिए, ये पता ही नहीं चलता। और साइकोलॉजी आपको कहीं और ही घुमाते रहता है। ये सही क्योंकि बोला। उनके पास स्रोत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सही उनके है, सही है। पास सोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो उन्हीं चीजों को मानेंगे जिसको आप वैलिडेट कर सकते हैं और रिलायबिलिटी इंडेक्स पे पास कर सकते हैं। साइकोलॉजी में किसी भी मॉडल का फंडामेंटल है, ये रिलायबिलिटी टेस्ट पास करता है क्या, ये वैलिडिटी टेस्ट पास करता है क्या। अब स्रोत की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से टेस्ट पास कराएंगे। हेंस इट इज डिसमिस्ड। बट उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग को तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है।